हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। आज से हम लोग बिहार दरोगा का स्पेशल सेट लगाएंगे जो आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 100 क्वेश्चन का टेस्ट 2 पार्ट में विभाजित होगा, बिल्कुल बीपीएसएससी पैटर्न पर। इस पार्ट में 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। इसे एग्जाम की बात ही हल करें और अपना स्कोर से मुझे अवगत कराएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। ऑप्शंस हैं थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य तथा लौह युग का त्रियुगीन विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शंस हैं केडी वाजपेयी, बीएस वाकड़, एचडी संकालिया या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एचडी संकालिया। नर्मदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी संकालिया ने कराया था। और नर्मदा टोली कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला, सॉरी यहाँ टीला होगा, टील लिखा हुआ है, किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शंस है बुंदिहाल, सगन कल्लू, कोल्डिहवा या ब्रह्मगिरी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सगन कल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए या खनिज के लिए या बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य है? किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान या मास्की। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्ताबास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। कहाँ की? बुर्जहोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं गुवाहाटी में या बस्तर में, भोपाल में या फिर चेन्नई में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, यह भोपाल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में या 622 ईस्वी में या 642 ईस्वी में या फिर 670 ईस्वी में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 570 ईस्वी में।
मक्का सऊदी अरब में स्थित है और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण मक्का मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 712 ईस्वी में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिब के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हजाजा ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा और भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ में चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया, जिसका सही जवाब हो जाएगा 712 ईस्वी में। और चचनामा में किसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसका सही जवाब होगा सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अभी हम लोग पढ़े थे। ऑप्शंस है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। खलीफा अल बाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था और कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी में तथा मुल्तान 713 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी राजवंश के संस्थापक था। ऑप्शंस हैं अल्पतगिन, महमूद, सेबुक्तिगिन या इस्माइल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्पतगिन। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन था और गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। कहीं कहीं क्वेश्चन रहता है कि यामनी वंश। और अल्पतगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शंस हैं हसन निजामी, उत्वी, फिरदौसी या चंदबरदाई। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्वी। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्वी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि किताब उल यामनी या तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जिसका सही जवाब होगा उत्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शंस है उत्वी, फिरदौसी, अलबरूनी या बरनी। शाहनामा का लेखक कौन था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व का होकर की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ऑप्शंस हैं 1350 ईस्वी या 1498 ईस्वी या 1530 ईस्वी में या फिर 1612 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। सबसे पहला संबंध स्थापित करने वाले मध्यकाल में पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट का तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वह जब कालीकट पर पहुंचा था तो यहाँ के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। कालीकट पर
वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, जिसका जवाब हो जाएगा जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं द अल्मीडा या अल्बुकर्क या डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए द अल्मीडा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शंस हैं डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अल्मीडा। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव तथा हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन सी अल्मीडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ऑप्शंस हैं डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुर्तगाल। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। जमोरिन वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? प्रथम वायसराय तो कौन थे? अल्मीडा थे, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, डायज या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। किसने जीता था? अल्बुकर्क को। इसीलिए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाली, कोलंबस स्पेनी, कैप्टन कुक ब्रिटेन या तस्मान हॉलैंड। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से सभी सुमेलित है। जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाली था और कोलंबस स्पेनी, कैप्टन कुक ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। सारा मिलान सही है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की मार्ग खोजी थी और स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था और उस समय अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शंस हैं वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाट। भौतिकी में शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है और ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक होता है।
ऑप्शंस हैं फैराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? ऑप्शंस हैं हर्ट्ज में या मीटर प्रति सेकेंड में या रेडियन में या फिर वाट में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हर्ट्ज में। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक होता है। ऑप्शंस हैं जूल, न्यूट्रॉन, वाट या डाइन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूल। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है कि जूल ऊर्जा का भी मात्रक है और कार्य का भी मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शंस हैं दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश की तीव्रता की। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के क्या अवयव हैं? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु पदार्थ का वह लघुतम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। जिसमें प्रोटॉन धनावेशित लेकिन न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार परमाणु नाभिक के अवयव में क्या होते हैं? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अणु का भाग नहीं है? कौन सा अणु का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलता है? ऑप्शंस हैं खनिज यौगिक में या खनिज मिश्रण में या प्राकृतिक तत्व में या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या न्यूटन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चैडविक। एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तो उनमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें ही न्यूट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है?
ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, जिसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। दिए गए विकल्पों में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। यह कण प्रतिकण युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है। ऑप्शंस हैं केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शंस हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी या पैलिनोलॉजी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। इसमें अन्य विकल्प को भी देख लेते हैं, जैसे फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन है और एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित है और वहीं पैलिनोलॉजी पराग कणों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं इक्थियोलॉजी या एंटोलॉजी या पैरासिटोलॉजी या मैल्कोलॉजी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, लेकिन इसके अन्य बिंदुओं को भी देख लेते हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन है और पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन है और मैल्कोलॉजी मोलस्क और इसके खोलों का अध्ययन है। किसी भी बिंदु से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और अन्य बिंदु को देखते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन और फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं फ्लोरिकल्चर या पोमोलॉजी या हॉर्टिकल्चर या ओलेरीकल्चर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावट आने वाले पौधों के अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों के अध्ययन किया जाता है और हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कल्चर के द्वारा कौन एक उत्पादित होता है? बीटी कल्चर के द्वारा कौन एक उत्पादित होता है? ऑप्शंस हैं सिल्क, केचुए, शहद या अंगूर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंगूर। बीटी कल्चर अंगूर का उत्पादन और उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में किस वर्म का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस है टेप वर्म या सिल्क वर्म या थ्रेड वर्म या अर्थ वर्म। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थ वर्म। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं शिशु के या महिलाएं की या त्वचा की बीमारी की या फिर वृद्ध की। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वृद्ध की। गेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? ऑप्शंस हैं मेंडल का नियम का, या जैव विकास का, या डीएनए संरचना का, या आनुवांशिकता और विचरण का। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में आनुवांशिकता और उसके विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, या चार्टर एक्ट 1833। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। इसी कारण हम लोग कह सकते हैं कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव चार्टर एक्ट 1833 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारतीय शासन अधिनियम 1919। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। तो बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, या इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, या इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है, जैसे केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। इसी कारण 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ऑप्शंस हैं संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्वात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित हुए थे उसमें कितनी की संख्या में, कितने जनसंख्या से एक प्रतिनिधि को चुना गया था? ऑप्शंस हैं 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति या 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शंस हैं विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स या ए.बी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। इसमें विलियम वुड्स नहीं थे, इसीलिए इनका आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम वुड्स। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे और पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? यह हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस. राधाकृष्ण। अगर अस्थायी सदस्य होता तो इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता, लेकिन यहाँ अस्थायी सदस्य है इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर यानी 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
इस प्रकार इस सेशन में हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त हुए और इसी के पार्ट 2 में करेंट अफेयर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और बिहार से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।